मरा नहीं हूँ, अभी कहानी बाकी है। बांकीपुर से चुनाव लड़ना एक तरह से शुरू में हम लोगों को लग रहा था कि ये उनका सुसाइडल स्टेप तो नहीं हो जाएगा। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि सम्राट चौधरी को मुद्दा बनाकर एक बाई इलेक्शन को भी जीता जा सकता है, और वो भी मुख्यमंत्री ऐसा जो कि मात्र उसका कार्यकाल 3 महीने का रहा है। अयोध्या का चंदा चोरी का मामला है, उससे पूरे देश में हिंदू जनमानस के ऊपर में एक काफी आप कह सकते हैं डिमोलाइजिंग असर हुआ। जो ये दिल्ली का जेएनजी का आंदोलन है, उसके बाद अगर दिल्ली के बाद वो सबसे ज्यादा वो आंदोलन मुखर था या आक्रामक था तो वो पटना और बिहार में, और उसका भी कहीं ना कहीं उनको फायदा हुआ। भारतीय राजनीति के जो जेन जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उतारे, वो पुरानी जनरेशन को रास नहीं आया। आज जो बिहार की बीजेपी है, उनकी हालत वो जो एक जमाने में जब कांग्रेस का वर्चस्व होता था, जब एक कांग्रेसी को अपने ही पार्टी के दूसरे कांग्रेसी को हराने में बड़ा मजा आता था, वैसी ही कुछ स्थिति आज हो गई है। और बिहार में भी बीजेपी का एक बड़ा सेक्शन था जो इस चुनाव में आपको फिजिकली तो आपको बांकीपुर में घूमते हुए दिखता, लेकिन अगर आप उसे ये बताते कि स्थिति आपके लिए काफी प्रतिकूल है तो वो बड़ा खुश होता था, और वो मतदान के दिन तक जो है वो इंतजार कर रहा था कि कब हार की खबर आए। कुत्ता बिल्ली भी लड़वा देंगे तो जीत जाएगा। फैक्चुअल बेसिस क्या है इस कुत्ता बिल्ली वाले बयान? उसके कारण जो है प्रशांत किशोर का कैंपेन जो है आप कह सकते हैं कि काफी अच्छा किक ऑफ किया, कार से सोशल मीडिया में उसे प्रेजेंट किया गया। उसका आप कह सकते हैं चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी की हार में बीजेपी के नेताओं का स्टेक ज्यादा हाई था। बांकीपुर एंटी बीजेपी इरिवर्सिबल ट्रेंड है, या फिर अभी बीजेपी अब इसके सीख लेकर के अपनी रणनीति बदल देगी? सम्राट चौधरी को अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सम्राट चौधरी की एक्सेप्टेबिलिटी ना केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी से भी ज्यादा जो जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके वोटर इससे काफी खफा हैं। आज जो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है, अपने बलबूते वो नगर पालिका या गांव के मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकती है। उसे हर चुनाव जीतने के लिए, हर चुनाव लड़ने के लिए उसे सहयोगी चाहिए। अब तक बीजेपी जो ये डराती थी कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, अब आप प्रशांत किशोर के लिए ये कैसे बोलिएगा? बात नीतीश कुमार के प्रशासन में थी, वो सम्राट चौधरी के शासन में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी प्रशासन को इन्वॉल्व करके या उसके सहारे चुनाव नहीं लड़ते थे। अभी वो लड़ा जा रहा है, जिससे प्रशासन भी कटघरे में खड़ा है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का वो इकबाल नहीं है जो नीतीश कुमार का होता था। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बांकीपुर पटना में एक जगह है, वो एक नाक का सवाल बन गई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। सोचिए ना, 3 दशक से जो आपका गढ़ रहे, उस गढ़ में एकदम से कोई फर्स्ट टाइमर आ करके जीत के चला जाए, और वो भी पार्टी के प्रेसिडेंट की सीट, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके मायने कितने अलग होते हैं। हमने कई बार पहले भी होते हुए देखा है, लेकिन फिर हमने जो रणनीति होती है वो भी बदलते बदलते देखा है। पर प्रशांत किशोर जो बहुत सारे फ्लॉप के साथ अब एक जीत हासिल कर पाए हैं, क्या ये एक इरिवर्सिबल ट्रेंड बिहार में देखने को मिलेगा, जिसमें जन सुराज पार्टी अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी एक विकल्प की तरह? इस पर बात करने के लिए मेरे पूर्व सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संकेत, आपसे बात करने के लिए हमेशा एक अच्छा अनुभव होता है, और मुझे ये इंतजार रहता है कि आपसे बात किया जाए किसी भी समसामयिक विषयों पर या कोई राजनीति की बड़ी घटनाक्रम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, सीधे आपसे ये जानना चाहते हैं आपके ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि आपने प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से लेकर के और उसके बाद जो राजनीतिक उनका डेब्यू था वहां तक देखा, उसके बाद उनके फ्लॉप भी देखे, और अब एक हिट हासिल हुआ है। इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो प्रशांत किशोर के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो काफी उनमें उनका जो पॉलिटिकल स्टेप्स होता है काफी कंसिस्टेंट रहे हैं,
और बांकीपुर से चुनाव लड़ना एक तरह से शुरू में हम लोगों को लग रहा था कि ये उनका सुसाइडल स्टेप तो नहीं हो जाएगा। पहले बार में ही जो वो पॉलिटिकल प्लंज ले रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, उसमें उनकी हाराकिरी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन अब वही डिसीजन जो है उनकी लग रही है कि वो काफी सोची समझी रणनीति के तहत, और उन्होंने काफी होमवर्क किया था और जो मुद्दे वहां पर चल सकते थे उन्हीं मुद्दों को उठाए। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि बांकीपुर सीट, जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, पिछले 5 बार से उस सीट का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे। उसके पूर्व 5 बार उनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा वहां से विधायक रहे थे। उनके निधन के बाद जो बाई इलेक्शन 2006 में हुआ था, तब नितिन नवीन जीते थे पहली बार। और उस सीट पर उन्हें मालूम था कि नितिन नवीन के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोकल वोटर्स में कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस नितिन नवीन को लेकर एक खासी लोकप्रियता है। वैसे में उन्होंने इश्यूज को एक तरह से अपने जो भी उनके सर्वेयर थे, उनकी टीम थी, उनसे मालूम किया, फीडबैक लिया कि यहाँ पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चल सकते हैं। और तब उन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में उनको काफी निगेटिव फीडबैक आया, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि एक बांकीपुर की सीट पर मुख्यमंत्री के, वो भी मुख्यमंत्री जो मात्र 3 महीने पुराना है, उसके काम पर आप बार बार रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। और शायद उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि सम्राट चौधरी को मुद्दा बनाकर एक बाई इलेक्शन को भी जीता जा सकता है, और वो भी मुख्यमंत्री ऐसा जो कि मात्र उसका कार्यकाल 3 महीने का रहा है। तो वो आप कह सकते हैं कि चूंकि वो चुनावी रणनीति कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने ऐसे ही मुद्दे उठाए जिसका असर मतदाताओं के ऊपर वोटिंग के दिन तक देखा गया। और देखिए संकेत, कई सारे ऐसे फैक्टर भी हुए जो प्रशांत किशोर के पक्ष में काम किया। जैसे अयोध्या का चंदा चोरी का मामला है, उससे पूरे देश में हिंदू जनमानस के ऊपर में एक काफी आप कह सकते हैं डिमोलाइजिंग असर हुआ। एक हमारे यहाँ बक्सर में एक फेक एनकाउंटर भरत तिवारी का हुआ था, जिसमें राज्य सरकार के ही एसटीएफ ने उसे मारा था, और उस पर काफी, खासकर जो कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस कुछ जातियों को छोड़ के काफी उसका रिएक्शन था, जिसको एक तरह से प्रशांत किशोर ने अपने चुनाव में, उन्हें मालूम था कि इसका काफी रिएक्शन है, उसे इनकैश कराया। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन संकेत तब तक में काफी देर हो चुका था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके परिवार वालों से मिले, और साथ ही साथ जो ये दिल्ली का जेएनजी का आंदोलन है, उसके बाद अगर दिल्ली के बाद वो सबसे ज्यादा वो आंदोलन मुखर था या आक्रामक था, तो वो पटना और बिहार में, और उसका भी कहीं ना कहीं उनको फायदा हुआ। जेन वो, हालांकि प्रशांत किशोर चुनाव की जीत के बाद कहते हैं कि वोटिंग में जेएनजी का वैसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सच है कि कई सारे युवा वर्ग के जो वोटर हैं, उन्होंने अपने परिवार वालों को कन्विंस किया कि नहीं, इस बार आप अपने परंपरागत, वो चाहे आरजेडी हो या आप बीजेपी हो, आप उसे छोड़कर आप प्रशांत किशोर को प्रोटेस्ट में वोट दीजिए। संकेत, ये इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल मनीष जी ये है कि ये प्रशांत किशोर, रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो औरों को चुनाव जितवाते हैं, वो तब तक विफल रहे जनसुराज में जब तक वो खुद मैदान में नहीं उतरे। और इसका प्रमाण है इससे पहले के जो बाय इलेक्शन हैं जो उनके कैंडिडेट्स ने लड़ा, और अभी ये जो बिहार का विधानसभा चुनाव है जिसमें एकदम नीलबटा सन्नाटा हिसाब किताब था इनका। तो यहाँ क्या बदला? संकेत, बदला ये था कि परिस्थितियां बदली थी। जब आपको याद हो, शायद 2025 में भी विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में कुछ उपचुनाव हुए थे, वहां भी उनकी पार्टी के उम्मीदवार उतरे थे और वो डिस्टेंट थर्ड आए थे। एक जगह अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उनके उम्मीदवार सेकंड आए थे, और एक विधान परिषद की सीट वो जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन कभी कभी जो परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी आपकी जो टाइमिंग होती है, राजनीति में टाइमिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और इस बार प्रशांत किशोर का टाइमिंग सही था, और एक के बाद एक उनके पक्ष में जो है परिस्थितियां बनते गई। और बीजेपी का, जहां तक मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर की जीत के साथ साथ बीजेपी के भी मिस्टेक्स हमको याद रखने होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव था बांकीपुर में जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी के खुद के वोटर, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर थे, वो कह रहे थे काफी कमजोर है और उनके ऊपर इम्पोज किया गया है।
दूसरी बात यह थी कि बीजेपी में आज जो बिहार की बीजेपी है, देश की बीजेपी में भी शायद वो बात हो, उनकी हालत वो जो एक जमाने में जब कांग्रेस का वर्चस्व होता था, जब एक कांग्रेसी को अपने ही पार्टी के दूसरे कांग्रेसी को हराने में बड़ा मजा आता था, वैसी ही कुछ स्थिति आज हो गई है। और बिहार में भी बीजेपी का एक बड़ा सेक्शन था जो इस चुनाव में आपको फिजिकली तो आपको बांकीपुर में घूमते हुए दिखता, लेकिन अगर आप उसे ये बताते कि स्थिति आपके लिए काफी प्रतिकूल है तो वो बड़ा खुश होता था। और वो मतदान के दिन तक जो है वो इंतजार कर रहा था कि कब हार की खबर आए, जिससे कि वो अपने घर में ड्राइंग रूम में सेलिब्रेट कर सके। क्योंकि बिहार बीजेपी में आज दो गुट है। एक गुट है जो पुराने बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात से खफा हैं कि सम्राट चौधरी जो उनकी पार्टी में पिछले 7-8 साल पहले ही आए, उनको मुख्यमंत्री का ताज दिया गया। और एक और सेक्शन है जो नितिन नवीन को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो उनके गले उतर नहीं रहा है। क्योंकि उनके अनुसार नितिन नवीन तो 2006 यानी कि उनका बस मात्र 20 साल का ही राजनीतिक अनुभव है, और वो सबको पार्टी में अधिकांश लोग जो है 70% जैसे आपके जर्नलिज्म में चाचा और भैया है, तो सबको वो नितिन नवीन चाचा या भैया ही कह के बुलाते हैं। तो वैसे लोगों को उनको अब प्रोटोकॉल में उनका स्वागत करने जाना होता है, तो वो उनके गले नहीं उतर रहा था। तो ये जो दो वर्ग है, ये दोनों वर्ग का जो है आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इसी में था कि किसी न किसी तरीके से प्रशांत किशोर चुनाव जीते, और जिससे कि एक मैसेज या एक सेटबैक सम्राट चौधरी को भी और नितिन नवीन को भी लगे। तो भारतीय राजनीति के जो जेन जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उतारे, वो पुरानी जनरेशन को रास नहीं आया। देखिए, मोटी मोटी बात पुराना जनरेशन कहीं भी, वो आप न्यूज रूम में भी आपने काम किया होगा, वो उसको नया जनरेशन और जो थोड़े टेक सेवी होते हैं या जिनको प्रमोटर्स, उस पार्टी के प्रमोटर्स या कंपनी के प्रमोटर्स प्रमोट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करने में काफी दिक्कत आती है। और ये भी एक फैक्टर था जो प्रशांत किशोर के पक्ष में गया, और प्रशांत किशोर को उसका लाभ मिला शुरू से लेके अंत तक। और मैं आपको बताऊं कि बीजेपी कह दे कि वो विश्व की नंबर 1 पार्टी हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये जो बांकीपुर का पूरा इलेक्शन कैंपेन था, वो चाहे सोशल मीडिया कैंपेन हो या जमीन पर कैंपेन हो, एक तरह से मैं आपको बताऊं, पहली बार हमने देखा कि प्रशांत किशोर की टीम या वो कुछ उन्होंने यूट्यूबर्स को जो कुछ भी वो प्रमोट कर रहे थे, वो कुछ एक्सपोजे करते थे या कुछ खामियां दिखाते थे, और सरकार जो है उसको 12 घंटे से कम समय में जो है वो वहां पर अगर मान लीजिए रोड में पॉटहोल्स हैं, गड्ढे हैं, तो उसको 12 घंटे में उसकी एक तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाता था, उसको मेकअप किया जाता था। तो वैसा हमने पहली बार देखा कि अगर जनता जागरूक हो जाती है तो वो कोई भी सरकार हो, वो आपके अनुसार काम करने के लिए मजबूर होती है। दूसरी बात यह है कि संकेत, जिसके बारे में लोग कम चर्चा कर रहे हैं, कि हाँ, सम्राट चौधरी को अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सम्राट चौधरी की एक्सेप्टेबिलिटी ना केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी से भी ज्यादा जो जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके वोटर इससे काफी खफा हैं। और जो कोई भी जनता दल यूनाइटेड के आज नीति निर्धारक हैं, वो अपने वोटर को ही कन्विंस नहीं कर पाए कि आप चलिए बीजेपी के उम्मीदवार के लिए आप मतदान कीजिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को काफी एक तरह से गन पॉइंट पे उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया गया, जबरदस्ती उनको राज्यसभा भेजा गया है। और यही कारण है कि देखिए, चुनाव परिणाम के 24 घंटे के अंदर जब नीतीश कुमार दिल्ली में है, तो आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराई गई। क्योंकि सब जानते हैं कि आज के जो नीतीश कुमार हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं होगा या उनको उतनी रुचि भी नहीं रहती होगी, लेकिन ये सब फोटो ऑप का जो ये होता है, फॉर्मेलिटी होती है, उस फॉर्मेलिटी को पूरा किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि नीतीश कुमार का एक वीडियो अपील भी जारी किया गया, उनके बेटे निशांत कुमार का अपील जारी किया गया, उसके बावजूद सब जान रहे हैं कि इस चुनाव में ना केवल राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है, जिसमें मुस्लिम हो, यादव हो, वो टूटे, बल्कि साथ ही साथ जो जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स थे, ईबीसी या कुर्मी जाति के लोग, उन्होंने भी जमकर प्रशांत किशोर के पक्ष में मतदान किया।
अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इन सारी पार्टीज और इनका क्या भविष्य रहेगा उस पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन मनीष जी, मैं सबसे पहले आपसे एक बहुचर्चित बयान के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं कि कुत्ता बिल्ली भी लड़वा देंगे तो जीत जाएगा। मैं आपसे देखिए, कौन सा नेता क्या कह रहा है वो तो नेतागिरी वाली बात हो गई, लेकिन बतौर पत्रकार मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फैक्चुअल बेसिस क्या है इस कुत्ता बिल्ली वाले बयान की। देखिए, कुत्ता बिल्ली वाले बयान पे रविशंकर प्रसाद का सफाई आया है, लेकिन रविशंकर प्रसाद का सफाई भी रिजल्ट आने के बाद, या तो रविशंकर प्रसाद या उनके पुत्र अब उसकी सफाई दे रहे हैं। जब तक प्रचार चल रहा था उस समय उनका कोई इस्तीफा नहीं आया, लेकिन इस बयान, इस तथाकथित बयान ने, जिसको थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उस पूरे वीडियो को हमने देखा है, लेकिन उसके कारण जो है प्रशांत किशोर का कैंपेन जो है, आप कह सकते हैं कि काफी अच्छा किक ऑफ किया और अंत तक उन्होंने मतदाताओं के बीच में ही वो ये बात जो है वो चली गई थी। और काफी बीजेपी के जो कोर वोटर हैं इस बात से खफा थे कि आप किसी को उम्मीदवार बनाकर हमसे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम आपके पक्ष में ही वोटिंग करेंगे, यानी कि हम आपके वोटर हैं, लॉयल वोटर रहे थे, लेकिन आपके कैप्टिव वोटर हम नहीं हैं। लेकिन मनीष जी, ये ओरिजिनल बयान का कोई तो सिर पैर होगा। ये रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मैंने नहीं बोला है, मैं तो उल्टे ये कह रहा हूं कि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, तो फिर बोली किसने? नहीं, बोली उन्होंने ही थी। कुछ बयान आए थे जो प्रशांत किशोर के तरफ से ही कहे गए थे या और किसी का था, मुझे उसका पूरा संदर्भ नहीं मालूम है, लेकिन रविशंकर प्रसाद के ही बयान को ट्विस्ट कर जिस प्रकार से सोशल मीडिया में उसे प्रेजेंट किया गया, उसका आप कह सकते हैं चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पर आपका यह कहना है कि जब से ये बयान चल रहा था, ये करीब हफ्ता 10 दिन से ये बयान चल रहा होगा, 3 हफ्ते से चल रहा था, 20 दिन से एक बयान चल रहा है और उसका स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं नतीजे आ जाने के बाद। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बीजेपी की हार में बीजेपी के नेताओं का स्टेक ज्यादा हाई था। अच्छा, अब एक चीज मनीष जी हमने देखी है कई बार, चाहे योगी आदित्यनाथ की सीट हो, जब वो हटे, लोकसभा की सीट आप याद कीजिए, और ये बांकीपुर वाला मामला, अयोध्या फैजाबाद वाला मामला, और भी तब तमाम मामले, तो बाय इलेक्शन में बीजेपी को झटका ये, या फिर एक हाई इंपैक्ट, हाई स्टेक्स लेकिन छोटा सिंगल इंडिविजुअल, वो वाले झटके बीजेपी को लगते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब बड़ा सत्ता हासिल करने वाला जब चुनाव होता है, उसमें कुछ ही महीने में बीजेपी का गेम पलट जाता है। मैं बिहार में आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूं कि ये बांकीपुर एंटी बीजेपी इरिवर्सिबल ट्रेंड है, या फिर अभी बीजेपी अब इसके सीख लेकर के अपनी रणनीति बदल देगी? देखिए, बिहार में इस बांकीपुर के इलेक्शन के अगर आप 5 टेकअवेज अगर मुझे कहेंगे, तो मैं सबसे पहली बात कहूंगा कि आज जो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है, अपने बलबूते वो नगर पालिका या गांव के मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकती है। उसे हर चुनाव जीतने के लिए, हर चुनाव लड़ने के लिए उसे सहयोगी चाहिए, उसे जनता दल यूनाइटेड या चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सहारा चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये सवाल बीजेपी को अपना हाउस इन ऑर्डर करने की बात नहीं है, जब तक वो जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स को, जो उनके कोर वोटर्स हैं, उनको जब तक वो कन्विंस नहीं करती है कि जो पावर ट्रांजिशन हुआ है वो नीतीश कुमार के लिए वो ऑनरेबल एग्जिट था, नीतीश कुमार के कंसेंट से था, क्योंकि अभी तक जो मैसेजिंग हुई है वो उसका काफी एडवर्स रिएक्शन आ रहा है। ये बात भी साफ है कि अब बीजेपी के लिए केवल बात इतना ही तक सीमित नहीं है कि उनको अपने पार्टी के अंदर यूनिटी लानी है, अपने वोटर से फिर से कनेक्ट करना है, साथ ही साथ उनको अपने एलाइज के वोटर्स को भी ऑन बोर्ड करना है और अपने साथ उन्हें जोड़ना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो ड्रिफ्ट कर गए हैं। तीसरी बात यह है कि जब तक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रशांत किशोर जैसे नेता उनके खिलाफ आक्रामक रहेंगे, जिससे सरकार का इकबाल दिनों दिन कम होगा। मैं एक आपको बताता हूं कि इस बार का जो चुनाव हुआ था उसमें जो हमने प्रशासन की भूमिका देखी थी, और प्रशांत किशोर ने
सार्वजनिक रूप से कई वीडियो भी जारी किए, बयान भी दिए, सीईओ से मिले थे। उससे एक बात साफ थी कि जो बात नीतीश कुमार के प्रशासन में थी वो सम्राट चौधरी के शासन में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी प्रशासन को इन्वॉल्व करके या उसके सहारे चुनाव नहीं लड़ते थे। अभी वो लड़ा जा रहा है, जिससे प्रशासन भी कटघरे में खड़ा है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का वो इकबाल नहीं है जो नीतीश कुमार का होता था। तो अब ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि वो सम्राट चौधरी की जगह कोई और नया फेस लाते हैं जो एक्सेप्टेबल टू देयर ओन पीपल, यानी कि बीजेपी के रैंक एंड फाइल और साथ ही साथ एलाइज को भी एक्सेप्टेबल हो। इसके साथ साथ एक बात और है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू को फायदा उसी समय तक होता था, या वोटर जो है उनके पक्ष में उसी समय तक गैल्वेनाइज रहते थे जब तक आरजेडी से मुकाबला होता था। हमने बांकीपुर में देखा कि जब नया फोर्स आता है तो वोटर के पास जैसे ही एक नई पार्टी या एक नया विकल्प मिलता है तो उस समय उसे बीजेपी या जेडीयू, अभी तो बीजेपी का ही हम बात करेंगे, तो बीजेपी से उसे बाय बाय करने में उसे कोई देरी नहीं लगती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ से आरजेडी का भी आप टर्मिनल डिक्लाइन देखिएगा, क्योंकि जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव का जो हाव भाव है वो कहीं से नहीं लगता है कि वो एक सीरियस पॉलिटिशियन है। क्योंकि ना केवल इस चुनाव के दौरान वो प्रचार से थोड़े दूर रहे, बल्कि लगातार 2 विधानसभा का सत्र हुआ है संकेत, और आज तक बिहार के राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो विपक्ष का नेता हो वो विधानसभा सत्र से अपने आप को कंप्लीटली दूर रखे, जो तेजस्वी यादव ने किया। और उनको मालूम, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को विधानसभा सत्र के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज में वो वेकेशन मना रहे थे। वेकेशन मनाना उनका राइट है, लेकिन विधानसभा सत्र में भाग नहीं लेना अब उनके कोर वोटर्स को, मुस्लिम यादव को लग रहा है कि वो एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। वैसे में वो भी अब आने वाले दिनों में अपना विकल्प दिखेगा। अब ये सारा दारोमदार होगा प्रशांत किशोर के ऊपर कि इन सभी वोटरों को वो अपनी तरफ कैसे लामबंद करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं। ये सब कुछ उनके अपने एमएलए के परफॉर्मेंस के ऊपर सारा कुछ टिका हुआ होगा। ये आपने बड़ी रोचक चीज बोली मनीष जी, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि आरजेडी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आपका ये कहना है कि अब तक बीजेपी जो ये डराती थी कि जब जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, अब आप प्रशांत किशोर के लिए ये कैसे बोलिएगा? यही बात है कि देखिए, ये बांकीपुर का चुनाव जो है आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए 2 वोटर हैं जो काफी मुखर आक्रामक है। मुस्लिम वोटर उतने मुखर नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोटर आरजेडी को मालूम है कि वो एक तरह से लॉक स्टॉक बैरल इस चुनाव में उनको छोड़कर उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना विकल्प माना। साथ ही साथ जो ऊंची जाति अपर कास्ट जो है, जो बीजेपी या एनडीए के का जो वोट है उसका वो एंकर की भूमिका अदा करते हैं, तो वो अगर आज यूजीसी है या आपको भरत तिवारी का जो मर्डर है, इन सब मामलों पर उनसे अगर वो खफा है तो उसका कहीं ना कहीं उनको निदान ढूंढना होगा। वो केवल इस इंतजार में नहीं रह सकते हैं कि ठीक है चलिए अपर कास्ट हमें गाली दे रहा है, अपर कास्ट हमारे खिलाफ आक्रामक है, इसका काउंटर कंसोलिडेशन बैकवर्ड कास्ट में होगा, क्योंकि उनको मालूम है तब फिर जो है उनका पूरा चुनावी गणित जो है वो धड़ाम से गिर जाता है। ये बताइए कि आप कितने उत्सुक हैं बिहार विधानसभा के सेशंस को सुनने के लिए, क्योंकि अब एक वक्ता, राजनीतिक विश्लेषक, रणनीतिकार और विधायक जो कि अपना वक्तव्य देगा वो देखने को मिलेगा। देखिए संकेत, मैं उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए नहीं हूँ। एक तो विधानसभा का सत्र काफी संक्षिप्त होता है और विधानसभा में ऐसे बहुत कम विषय होते हैं जहां पर किसी एक पार्टी के एमएलए को 5 मिनट बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा में बोलने का जो समय होता है वो आपके पार्टी के स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है। वैसे में प्रशांत किशोर 2-3 मिनट से ज्यादा उनको कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि आज इस जीत के बाद से प्रशांत किशोर, जो हम कहते हैं कि ही इज हियर टू स्टे एंड ही विल रिमेन द फोकल पॉइंट ऑफ, आप कह सकते हैं, एंटी गवर्नमेंट वॉइस।
पर मनीष जी, मैं फिर वही चीज कह रहा हूं, देखिए इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़वाए और उनके लोग जीते नहीं। अभी ये इसलिए जीते क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हो गए जिसका उल्लेख आपने किया, और वो खुद मैदान में थे। क्या गारंटी कि अब देखिए अगला चुनाव कौन सा बड़ा आने वाला है, 2029? उससे पहले तो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं है, छोटे मोटे तो हो सकता है इधर उधर हो। देखिए, ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ा प्लस है फॉर द रूलिंग पार्टी के अभी बिहार में कोई बड़ा चुनाव नहीं है। 2029 में लोकसभा है, 2030 में विधानसभा का चुनाव होगा, और जो मेजोरिटी है वो उसमें कहीं भी सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब आप अगर सरकार के चैलेंजर हैं तो यही चीज जो है आपके लिए प्लस का काम करती है, क्योंकि आपके पास भी अपने स्ट्रेंथ को या अपनी जो आप बात कह रहे हैं कि हम एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए आपके पास 3 से 4 साल का समय हो जाता है। एकदम सही, बहुत बहुत। अब तेजस्वी यादव के पास भी यही 3 से 4 साल हैं, तो अपने इन 3 से 4 सालों में कौन क्या करेगा और क्या रणनीति बनाएगा। लेकिन बिहार के राजनीति में एक नए प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, ऐसा मनीष जी का मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार जी वक्त देने के लिए। धन्यवाद।